हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर अगला। और अपन इसमें पढ़ रहे थे बच्चों इंटीग्रेशन के अपन ने फॉर्मूले कवर कर लिए थे। आज अपन एक कुछ और बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक सेक्शन और कवर करेंगे जो कि है ग्राफ। क्लियर? तो पहले अपन इंटीग्रेशन को निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, आप हेडिंग लगाइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। यानी समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बात समझना। समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। क्लियर बच्चों? मैंने आपको कहा था कि सर इंटीग्रेशन का जो मतलब निकलता है वो निकलता है टोटल से, नेट करने से या एरिया निकालने से। तो आज मैं वही बात आपके सामने करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समझना। और मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए या y की जो वैल्यू है, अगर y जो है वो x का फंक्शन है, इफ, यहां लिख लेते हैं कहीं, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसका मतलब जैसे जैसे x वेरी करता है वैसे वैसे y भी वेरी करता है। यानी मैं जैसे जैसे x को बदलूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बदलेगी। मानो कि कुछ वेरिएशन जो है वो इस प्रकार का है, हमने ये कह दिया। ठीक है, माना कि यहाँ पर x1 जो वैल्यू x की है वो x1 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो x2 की है। क्लियर? अब बात यह है कि सर हमें ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, अब अगर आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको छोटे से एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। एक ऐसा ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, समझना, जिसके लिए मैंने ये y की वैल्यू y ले ली, इसकी लेंथ जो भी इसकी विड्थ है वो y ले ली और इसकी लंबाई जो है वो x ले ली। अब अगर ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसका छोटा सा एरिया कितना होगा बच्चों, बताना जरा। सर ये छोटा सा जो एरिया आएगा dA, वो आएगा हमारे पास में x इंटू, एक काम करते हैं, इसको अपन x पर है ना ये, तो इसको dx मान लो, बस समझा। और ये y पर आ रहा है तो इसको y मान लो। तो सर लेंथ इंटू विड्थ से y इंटू dx आएगा। अब मैंने कहा कि ये तो छोटा सा एरिया आया है तभी तो d यहां पर यूज करा है। अगर आपको नेट एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। लेकिन आपको एरिया कहां से कहां तक लेना है बच्चों, x1 से x2 तक का ही तो लेना है। तो इसकी लिमिट हो गई x1 से x2 तक, वेयर x1 इज लोअर लिमिट एंड x2 इज अपर लिमिट। क्लियर? तो यहीं से मुझे समझ में आता है कि एरिया बाउंडेड बाय ए ग्राफ ऑन x एक्सिस गिव्स द इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? तो यह ऐसे समझ लो कि इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ, इंटीग्रेशन से क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ बाउंडेड ग्राफ ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर जो बाउंडेड ग्राफ है उसका एरिया बता देता है हमें कौन, इंटीग्रेशन। क्लियर? यहां तक का नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं दो चार, देखिए। ठीक है, आइए अब बच्चों इंटीग्रेशन की क्वेश्चन करते हैं। फिर एक सेक्शन इसका ग्राफ है उसको भी कवर कर लेंगे, फिर एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इंटीग्रेट फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x कर लो, है ना, तो x। सेकंड हमारा हो गया x क्यूब प्लस कोस x। ठीक है, थर्ड हमने नोट कर लिया रूट x कर लिया। फोर्थ हमने कर लिया बच्चों 2/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस तरह से कर लिया। ठीक है, उसके अलावा साइन 5x कर लिया, एक साइन 5x कर लिया, एक अपन जो है वो बाद में कर लेंगे। ये पहला देखो,
सबसे पहला है x का x के रेस्पेक्ट में, तो x dx ऐसे लिखूंगा। बच्चों सीधी सी बात है, x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर लो। x की पावर यहाँ कितना दिख रही है 1, फॉर्मूला क्या था x की पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, और प्लस का c यूज करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर कितना आया x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। आया समझ में? सेकंड देखते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स ऐसा लिख लेंगे, ये dx। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 से यानी 4, 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 4। कोस का क्या आएगा साइन x, किया था अपन ने, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, रूट एक्स dx। अब बच्चों रूट एक्स को क्या लिख लो, x की पावर 1/2 लिख लो। अब कैसे सोल्व करोगे, x की पावर n से, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो नीचे हो गया 3/2, तो ऊपर जाके 2/3, सही। और ये हो गया x की पावर 3/2। प्लस का c लगाना चाहो लगाते चलो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इससे, ठीक। फोर्थ देखो, फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 2/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या 1/x ले लो, इसको ज्यादा सेम मत करो, 1/x dx। बेटा 2/x स्क्वायर इसको लिखो 2 एज इट इज x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन x dx। अब 1 अपॉन x तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे आएगा 2 x की पावर माइनस का 1, आप खुद देखो -2 और प्लस 1 करोगे नीचे भी -1, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो ये आ गया मेरे पास -2/x प्लस log x प्लस c लगाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। पांचवा भी देख लो, पांचवा इधर कर देता हूं, इंटीग्रेशन साइन 5x। बच्चों सीधा साइन होता तब तो मैं लिख देता माइनस कोस x, तो चलो एक बार इसको मान लिया ऐसा ही, तो माइनस कोस 5x, लेकिन दिक्कत है 5x। अब वहां डिफरेंशिएशन वाले केस में भी इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके इनटू में लिख देते थे, यहां भी दोबारा डिफरेंशिएशन इसका करेंगे बट इनटू में नहीं, डिवाइड में, तो 5x का डिफरेंशिएशन आएगा ओनली 5, तो माइनस कोस 5x अपॉन 5। फटाफट से नोट कर लो, फिर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आपको मैं करवा देता हूं। ठीक है, कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी देखते हैं, यानी लिमिट वाला क्वेश्चन समझना। आप लिमिट वाला क्वेश्चन देखो, देखो -1 से 3 पर 3x स्क्वायर प्लस 4x ऐसे लिखा हुआ है, हमें इसका आंसर बताना है। मैंने कहा जनरल तरीके से इंटीग्रेशन करते चलो, देखो जनरल तरीका, 3x स्क्वायर का मतलब x³ 3 प्लस 4x का मतलब हो गया x² 2, अब बड़ा ब्रैकेट -1 से +3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको काट लिया x³ प्लस इसको भी काट लो, 2 बार कट जाएगा, प्लस 2x² -1 से प्लस। मैंने कहा था पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो 1 का क्यूब प्लस, सॉरी ये 3 है ना यार, तो 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गई आपकी अपर लिमिट कंप्लीट, माइनस अब क्या यूज करो लोअर लिमिट, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, इस तरह से इसको सोल्व कर लो। 3 का क्यूब कितना हो गया 27 प्लस यहाँ पे 9 और 2 18 हो गए, -1 का क्यूब -1 और प्लस का 2, तो बच्चों ये आ रहा है 27 10 37 और 8 कितना हो रहा है ये बोलो 45, और यहाँ पे हो रहा है माइनस, ये प्लस का 1 बचा तो -1, तो कुल मिलाकर आंसर आया 44। आया समझ में? अब एक नेक्स्ट सवाल आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि cos x का करना है भैया -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच, ठीक है। क्या करते आप सर, sin x हो जाता, बिल्कुल बेटा sin x हो जाता। लिमिट -π/2 से कहां पे है, +π/2 तक है, या +π तक ले लो इसको ना, कहीं तक भी ले लो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो sin π/2, बेटा sin π होता है 0 और माइनस माइनस इस पे फर्क पड़ता है, तो sin π/2 की वैल्यू आती है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। वेरी सिंपल, आया समझ में? क्लियर?
तो आपका ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी अपन ने आराम से कंप्लीट कर लिया। क्लियर है बच्चों? अब अपन जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास में ग्राफ। तो नेक्स्ट हमारा है 5वें नंबर पे सेक्शन ग्राफ। अपन 5वें नंबर पर सेक्शन ले लेते हैं ग्राफ। आइए बेटा, 5वें नंबर पे जो अपन सेक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं ग्राफ। कुछ ग्राफ्स अपन को डायरेक्ट याद रखने हैं फिजिक्स के लिए। जैसे पहला पार्ट लिया ए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका एक जो फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूं, जो काम आएंगे मैं डायरेक्ट चैप्टर में बता दूंगा। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, समझना, इसका इक्वेशन है। वेयर m क्या है बच्चों? m है स्लोप, जिसको हिंदी में कहते हैं ढाल, ठीक है। c क्या है? अंतःखंड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। c होता है x एक्सिस जो है उस पर y की वजह से काटा गया या स्ट्रेट लाइन की वजह से काटा गया पार्ट। m क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से ये x और y ले लो आप, ये x हो गया, ये y हो गया। अब c जो है वो y एक्सिस पर लाइन, स्ट्रेट लाइन की वजह से कटने वाला पार्ट है। चूंकि c प्लस का आ रहा है तो ऊपर पार्ट यहां कट गया, कहीं भी मान लो, थोड़ा नीचे कर लो, यहां मान लो। तो इसका मतलब आप खुद देखो, ये वैल्यू जो है ना बच्चों, ये कहलाती है हमारी इंटरसेप्शन c। चूंकि m यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा ग्राफ। यहाँ पर ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो m इज इक्वल टू जो होता है यहाँ पे tan थीटा होता है, जिसको स्लोप कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का हमारा ग्राफ है, आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो वो है पैराबोला। बी परवलय, पैराबोला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, लगभग सारे ग्राफ याद रखने हैं। इसमें कई पॉइंट है। जैसे पहला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका इक्वेशन है। तो वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको सारे, देखो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें आप लोग। अब वाई स्क्वायर जो है अगर वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको प्लस x की तरफ खुला मुंह बना दे, ऐसा खुला मुंह, ये हो गया खुला मुंह। अब इसको कहेंगे बच्चों राइट ओपनिंग। राइट में ओपन हो रहा है तो इसको कह दिया मैंने राइट ओपनिंग। क्या कह दिया मैंने? राइट ओपनिंग। क्लियर? इसी तरह से मैं देखो सारे बता रहा हूं आपको। सेकंड पॉइंट देखो, वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए -4ax है, तो वाई स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? -x के। क्लियर? अब अगर ये -x के प्रोपोर्शनल है तो मुंह किधर खुलेगा? -x की तरफ खुलेगा। -x इधर होता है, तो ये कौन सी ओपनिंग हो गई मेरे पास? लेफ्ट ओपनिंग। कैसी ओपनिंग प्यारे बच्चों? ये हो गई सर आपके पास लेफ्ट ओपनिंग। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो सर, ये ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यानी एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसमें क्या करने वाले हो बेटा? इसमें देखो आप कहां पे इसका मुंह खुलेगा सर? प्लस y की तरफ, तो प्लस y ऊपर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपवार्ड ओपनिंग। इसको कौन सी ओपनिंग कहूंगा? अपवार्ड, ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है। क्लियर? फोर्थ नंबर पे हम बात करें वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो एक्स स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? -y के। तो कहां पे मुंह खोलना है? नीचे खोलना है। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड ओपनिंग। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डाउनवर्ड ओपनिंग। क्लियर? इस तरह से याद रह जाएंगे सारे। देख लो आराम से, फिर अपन हाइपरबोला की बात कर लेंगे, सर्किल की बात कर लेंगे, और फिर फिनिश। साइन और कोस के भी खींच दूंगा सही, ठीक है? हो गया? आ जाइए, अब अपन जो है हाइपरबोला की बात करते हैं, ठीक है? हाइपरबोला, सी पॉइंट देखो आप, हाइपरबोला अति परवलय, अति परवलय, ठीक है? ध्यान से देखो, इसमें इक्वेशन चलता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी x बढ़ता है तो y घटता है, तो y बराबर c अपॉन x, यानी xy इज इक्वल टू c। तो अपने जो काम आएगा मैं केवल वो लिख देता हूं, इसको
x मान लो, इसको y मान लो, तो ग्राफ बनता है ऐसा। तो आप ऐसे याद रखें। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है तो आप सिंपली ऐसा ग्राफ बना लें। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बातें? ऐसे अपन जो है डी पॉइंट बात करें बच्चों सर्किल की, वृत्त की बात कर ले तो वृत्त का सबको पता है सर, सर्किल ऐसे बनता है। अगर ये ओरिजिन पर इसका सेंटर है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये रेडियस r है। अगर मैं कहूँ कि इसकी x, y इसके कोऑर्डिनेट है, ये x है ये y है, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको अपन लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको चाहूँ तो। देखिए, आइए इसे एग्जाम्पल ले लें। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना लो। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64/4। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा आर स्क्वायर का। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। खत्म खेल। आया समझ में? क्लियर। इसी तरह से साइन थीटा का ग्राफ और कोस थीटा का ग्राफ भी अपन ध्यान रख सकते हैं बच्चों। ई पॉइंट ग्राफ ऑफ साइन थीटा, बिल्कुल बेसिक ग्राफ। ये आपके साइन थीटा का ग्राफ है। एफ पॉइंट ग्राफ ऑफ कोस थीटा। बेटा कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है तो ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर। ये आपका कोस थीटा का ग्राफ है। क्लियर। तो आज हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो है अपना इंटीग्रेशन कवर कर लिया। उसके अलावा ये जो ग्राफ वाला पार्ट था वो भी कवर कर लिया। इसमें ज्यादातर चीजें आपको याद रखनी है बच्चों ग्राफ वाले पार्ट में। क्लियर। एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे अपन बेसिक मैथमेटिक्स पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड। क्लियर। फिर अपन इसकी बोल देंगे जय, और फिर मैं आपके चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग कर दूंगा। क्लियर है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। क्लियर है। ऑल दी बेस्ट।